हाय माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं पहले अनाउंस कर चुका हूँ। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं यह अनाउंसमेंट कर चुका हूँ और अपने वादे के अनुसार मैं आप लोगों के सामने बिना ब्लैक बोर्ड का मैं आप लोगों को यह चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो भी कन्फ्यूजन्स हैं आपको बिल्कुल भी दूर होगा, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ही डेडिकेटेड होके और कंसंट्रेटेड होके आपको इस लेक्चर को सुनना पड़ेगा। जब तक आप दिल से और मन से यह लेक्चर को नहीं सुनते हैं तो आपको कोई भी टॉपिक्स क्लियर नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। चूँकि यह हिंदी मीडियम का बैच है, इसलिए आपको हिंदी मीडियम में ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके हम लोग ऑर्गेनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। और कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वह कार्बन के मौजूदगी के कारण या कार्बन के सहसंयोजक आबंध के फलस्वरूप बने हुए यौगिक होते हैं। कार्बन का एक बहुत ही अद्वितीय गुण है, जिसे हम लोग पिछले कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, जिस गुण को कहा जाता है श्रृंखलन, कैटिनेशन। कार्बन के एक अद्वितीय गुण जिसे हम लोग कैटिनेशन कहते हैं, इसी कैटिनेशन के ही कारण जो है कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं और अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन के परमाणुओं के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। इस प्रकार सहसंयोजक आबंध के फलस्वरूप बने यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की एक अलग शाखा के अंतर्गत हम लोग करते हैं, जिसे हम लोग कार्बनिक रसायन का नाम दे देते हैं, या रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। और कार्बनिक रसायन का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ सहसंयोजक आबंधन के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के विकास के फलस्वरूप। कार्बनिक रसायन को आधुनिक रूप दिया अगर सहसंयोजक आबंधन के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के विकास के बाद ही। और हम लोग आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत, सम बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत और जो टेक्निक्स है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एक विश्लेषण तकनीक, जो कि कार्बनिक यौगिक के विरचन, मतलब कार्बनिक यौगिक के फॉर्मेशन में और उनके प्रॉपर्टीज को समझने में हम लोगों को बहुत ही सहायक होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे। और कार्बनिक यौगिक अगर आप देखें कब से इसका अध्ययन शुरू हुआ, तो आपको मतलब 18वीं शताब्दी के पहले इसका अध्ययन शुरू हुआ। सॉरी, 19वीं शताब्दी के पहले इसका अध्ययन शुरू हुआ। सन 1800 1780 ईस्वी के आसपास कार्बनिक रासायन यौगिक और अकार्बनिक रासायनिक यौगिकों के विभेदन करना आरंभ कर दिए गए थे कुछ रसायनज्ञों के द्वारा, कुछ केमिस्ट के द्वारा। उसमें क्या डिफरेंट है कार्बनिक यौगिक और रासायनिक यौगिक, इसके बारे में 1780 ईस्वी
जो कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही मतलब याद रखने वाला एक समय है, इसके बारे में मतलब अध्ययन करना शुरू कर दिया था। और अगर हम सोर्स देखेंगे उस समय कहाँ से वो सोर्स प्राप्त हुआ था, जिसके अंतर्गत जो है कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक का मतलब जो उसके बीच जो विभेदन है, डिफरेंस है, इसके बारे में जो अध्ययन शुरू हुई थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ पादप और जंतुओं से प्राप्त किए हुए वो कार्बनिक यौगिक थे, और अकार्बनिक यौगिक का जो स्रोत था वह खनिज स्रोतों से विरचित था। मतलब खनिज स्रोत के द्वारा विद द हेल्प, मतलब दे विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्रॉम द मिनरल सोर्सेज। तो हम अगर बात को आगे बढ़ाते हैं तो अब कार्बनिक यौगिक के प्रतिपादन से हम शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक के बारे में मान्यताएं कैसे कैसे थी। जो कार्बनिक यौगिक को कोई भी वैज्ञानिक अगर आज के दृष्टिकोण से देखें तो सन 1780 ईस्वी में उतना विज्ञान का उतना कुछ आविष्कार ऐसे नहीं हुए थे जिसके द्वारा वो फिर से मतलब बारीक रूप से उसको अध्ययन कर सके। एक वैज्ञानिक थे जो मतलब ऐसा सोचते थे कि कार्बनिक यौगिक को हम लोग लैब में बना ही नहीं सकते हैं। कार्बनिक यौगिक को बनाने के लिए उस समय कोई लैब भी डेवलप नहीं था। तो उनका मानना था, जो स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिसका नाम था बर्जीलियस, उन्होंने वाइटल फोर्स का थ्योरी प्रतिपादित किए। उनका कहना था कि जितना भी कार्बनिक यौगिक है हम उसको नहीं बना सकते हैं, वो किसी एक ऊपर वाली शक्ति के द्वारा बनाया गया है। मतलब क्या कहा जाए, ब्रह्मांडीय शक्ति के द्वारा जो है कार्बनिक यौगिक बनता है, जिसका उन्होंने नाम दे दिया था वाइटल फोर्स। जैव शक्ति के सिद्धांत के ऊपर वो विश्वास करते थे। मतलब कार्बनिक यौगिक का निर्माण के लिए जो उत्तरदायी है वो जैव शक्ति ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट और याद रखने वाली बात यह है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं के एक शिष्य, वो बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाते थे, तो उन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था आपको बर्जीलियस, जो अपने ही गुरु के द्वारा जो प्रतिपादित किया हुआ सिद्धांत था, उनको वो सन 1828 ईस्वी में बिल्कुल ही झूठा साबित कर दिए, निर्मूल सिद्ध कर दिए। बर्जीलियस निर्मूल सिद्ध कर दिए। और उन्होंने क्या किया कि अकार्बनिक पदार्थ, जिसको अमोनियम साइनेट कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र जो है NH4CNO है, उन्होंने क्या किया, मतलब उस वाइटल फोर्स के सिद्धांत के ऊपर वो विश्वास न करते हुए इस अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से कार्बनिक यौगिक संश्लेषित कर दिया, जिसका नाम उन्होंने दिया यूरिया, जिसका रासायनिक सूत्र NH2CONH2 है। इसके अलावे जब वाइटल सिद्धांत बिल्कुल निर्मूल साबित हो गया, झूठा साबित हो गया, गलत साबित हो गया, तो फिर दो वैज्ञानिक एक एसिटिक एसिड का और एक मेथेन, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 है, इसका उन्होंने संश्लेषण किया लेबोरेटरी में। एसिटिक, आपको MCQ इस तरह के तो पूछ नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहेंगे, अगर यह MCQ बाय द वे भूले भटके अगर पूछ दे कि मेथेन का
संश्लेषण प्रयोगशाला में किसने किया? तो आप लोगों के दिमाग में न बर्जीलियस आना चाहिए और न जो स्वीडिश वैज्ञानिक है जिन्होंने वाइटल फोर्स का सिद्धांत दिया था, बर्जीलियस, उसका भी नाम नहीं आना चाहिए, बल्कि उनके शिष्य का भी नाम नहीं आना चाहिए जिनका नाम एफ बोहलर था। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा उस वैज्ञानिक का नाम, मीथेन गैस के जो लेबोरेटरी में, जो प्रयोगशाला में उनका संश्लेषण किया, बर्थलोट साहब किए थे सन 1856 ईस्वी में। और एसिटिक अम्ल आपको कॉल्बे के द्वारा किया गया था, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। तो आपको 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले बर्जीलियस और उनके जो शिष्य हैं एफ बोहलर साहब। एक तो जब शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक यौगिक के लिए, ठीक। और दूसरा जो उनके सेवक थे, जो उस मतलब उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किए हुए सिद्धांत के बिल्कुल वो मतलब अपोजिट वो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने क्या बताया कि यह जैव शक्ति के द्वारा इनका निर्माण नहीं हो सकता है, मतलब जैव शक्ति जो है इनके निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, कार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट, इसके द्वारा उन्होंने संश्लेषित किया एक कार्बनिक यौगिक जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, यूरिया। 2 वैज्ञानिक। तीसरा वैज्ञानिक एक कोल्बे, जिन्होंने एसिटिक अम्ल, इनको प्रयोगशाला में इनका संश्लेषण किया। दूसरे एक मेथेन गैस CH4, इनका उन्होंने प्रयोगशाला में संश्लेषण किया। क्लियर हो गया? बस यही कार्बनिक यौगिक के हिस्ट्री में आपको यही 4 वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। बर्जीलियस स्वीडिश वैज्ञानिक, जो उनके स्टूडेंट या उनके शिष्य कह सकते हैं आप, एफ वॉलर साहब, जो फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन द वर्ल्ड, उन्होंने प्रतिपादित किए कि हम अकार्बनिक पदार्थ से ही कार्बनिक पदार्थ को बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि कार्बनिक यौगिक के बात को अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो कार्बनिक यौगिक के बिना हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व ही नहीं है। हम जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है उसमें जो जटिल अणु है, जैसे आपको DNA, RNA, ये सारे क्या हैं, कार्बनिक यौगिक के ही बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है? सभी कार्बनिक यौगिक के द्वारा बने हुए हैं। और कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत हम लोग अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। अगर मैं जब ब्लैक बोर्ड पे मैं पढ़ाऊँगा, फिर आपको यह टॉपिक बहुत ही एक उनका रासायनिक एक सहसंयोजक आबंध के द्वारा, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा मैं बताऊंगा कि कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत यूरिया को उन्होंने कैसे बनाया। उस समय तो न लेबोरेटरी था न कुछ था। तो मेरा यह जो एक छोटा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह पहला वीडियो है, तो मैं उस जटिल अणु के बारे में सबसे पहले बता रहा हूँ। उसका नाम मैं बता रहा हूँ कि इस ऑन द अर्थ, हमारा जो पृथ्वी है, उस पे जीवन को बनाए रखने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए कार्बनिक यौगिक कितना अनिवार्य है, यह समझना है। जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ जटिल अणु, जैसे अनुवांशिक सूचना वाले डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल DNA तथा प्रोटीन,
जो हमारे रक्त, मांसपेशी एवं त्वचा के आवश्यक यौगिक बनाते हैं। कार्बनिक यौगिक हम लोगों के जीवन में जो डे टू डे यूजफुल कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसके बिना हम लोगों का लाइफ संभव ही नहीं है। कुछ कपड़े हो गए, बहुलक कुछ पॉलीमर्स हैं, रंजक कुछ ऐसे कलर्स हैं, और कुछ मेडिसिन्स हैं, औषधि। ये सभी पदार्थ जो है कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। इस यौगिकों का उपयोग, अनुप्रयोग हम लोग बहुत सारे फील्ड में करते हैं। तो मुख्य रूप से मैं आज जो आपको इस लेक्चर के माध्यम से मैं बस बताना चाह रहा हूँ आपके जानकारी के लिए, जो आप लोग पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अभी मेन टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आने वाला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत खास करके बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स में कोवैलेंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर्स में। तो यह लेक्चर मैं अभी समाप्त कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के पहले, चाहे वो एमसीक्यू क्यों नहीं हो, अगर आप उसको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के बुक्स में अध्ययन करते हैं तो वह एमसीक्यू आपके लिए बिल्कुल ही सिंपल हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। मैं आप लोगों के लिए लगभग कुछ छोटा छोटा जो एमसीक्यू है मैं बनाया हूँ। सबसे पहला मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है उसी के ऊपर आधारित है। तो सब क्या आप लोग तैयार हैं इस एमसीक्यू को जानने के लिए? तो सबसे पहला एमसीक्यू मैं आपको बता रहा हूँ, और इस वीडियो के द्वारा आप उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए।